जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा और पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो एक और सक्सेस स्टोरी के साथ ये प्लेटफॉर्म आपके सामने है। और अभी आपका जीएमसीएच का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट अनाउंस हुआ है। और इस प्लेटफॉर्म से एक और कैंडिडेट जो है उसमें सिलेक्टेड है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप्ति प्रदीप्ति वर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा, एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ। ओके, तो प्रदीप्ति, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी, जिससे बच्चे जो है काफ़ी इंस्पायर होंगे। ठीक है, वो जानना चाहेंगे हर एक चीज़ इस जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले तो आप कहाँ से हैं, सभी को ये बता दीजिए। और आपकी जो कॉलेज था, नर्सिंग फील्ड आपने कब चूज़ किया, कैसे चूज़ किया, क्या मोटिवेशनल फैक्टर था कि आपको नर्सिंग फील्ड में ही जाना है? तो मैं वैसे उड़ीसा से हूँ एंड सेम यही था। ट्वेल्थ के बाद मुझे कोई पहले तो आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है। एंड फिर वैसे मुझे टीचर बनना था। मुझे फिजिक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड आई थॉट कि दैट मुझे टीचर बनना है। बट देन फिर घर पे सम फाइनेंशियल इश्यूज हुए तो एंड उसकी वजह से फिर मैं नीट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। बट देन उसमें भी नहीं हुआ, कोविड आ गया। तो आई गॉट इनटू, मुझे किसी अंकल से पता चला कि नहीं, नर्सिंग भी एक अच्छा फील्ड है एंड आई हैड ऐसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। तो आई थॉट कि ओके, ऐसे भी कंट्रीब्यूट किया जा सकता है टुवर्ड्स पीपल एंड ऑल्सो मेरा नॉलेज भी उस फील्ड में, मुझे इंटरेस्ट भी है तो फिर मैं उस वे में नॉलेज भी गेन कर सकती हूँ। तो फिर मैंने एग्जाम दिया और मैं जिपमर क्रैक की और फिर मैं जिपमर पौंडीचेरी से 4 साल में मैंने नर्सिंग खत्म की। और मेरा अभी अभी नर्सिंग खत्म हुआ है 2024, मतलब दिसंबर 2024 में खत्म हुआ एंड अभी मैंने ज्वाइन किया है। तो इन फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जीएमसीएच क्लियर हुआ। एंड मुझे एक्चुअली, मैं पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा टाइम से जुड़ी हुई हूँ, सिंस माई नीट डेज। मैं अलग सर से पढ़ती थी, मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ती थी। तो फिर एंड आई ऑलवेज वांटेड कि सर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिससे मैं पूरा सारी चीज़ें, मतलब देयर शुड बी वन गो टू प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं सारी चीज़ें पढ़ सकूँ। एंड मे बी उस टाइम नहीं मिला, बट आई गॉट दिस ड्यूरिंग माई ऐसे ये इसका प्रिपरेशन में। एंड जब मेरा फोर्थ ईयर चल रहा था तभी मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि नहीं, आई शुड स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली नाउ, क्योंकि फर्स्ट 3 इयर्स तो कैसे गए पता नहीं। तो फिर मैंने अपने फोर्थ ईयर के टाइम में ही आई ज्वाइंड नाइटिंगेल 7.0 बैच एंड फिर मैंने वहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। एंड अभी मैंने फिर एग्जाम दिया मेरा कॉलेज खत्म होते ही। ये बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ हम देखते हैं कि बहुत सारे जो नर्सिंग फील्ड में एस्पिरेंट्स जाते हैं वो नीट के थ्रू होके जाते हैं। तो जब आप नर्सिंग में आए तो उसमें मतलब क्या आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, डायरेक्ट भी अगर हम इसको चूज़ करते स्टार्टिंग में भी तो ये बहुत अच्छा फील्ड है, बेनिफिशियल है? आई थिंक हाँ, अब अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले आई डोंट थिंक इतना अवेयरनेस था इस फील्ड को लेकर के। ऑल्सो बहुत ज्यादा सोशल स्टिग्मा भी अटैच है। बट नाउ अब मैंने देखा जब से आई थिंक नीट इनकॉर्पोरेट हुआ है, जैसे नर्सिंग के लिए भी सिलेक्शन होने लगे नीट के थ्रू। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली नर्सिंग चूज कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छा प्रोफेशन है। लाइक हम सर्व भी कर सकते हैं, नॉलेज भी अच्छी खासी हो जाती है एंड फाइनेंशियली ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन। तो फिर हाँ, चूज तो करना चाहिए, बट नहीं था पहले। बिल्कुल, क्योंकि इसमें स्कोप भी फिर आपके बहुत ज़्यादा है। आगे इतने सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, जिसमें आप अच्छी खासी पोस्ट पर जो है सर्व कर सकते हैं। अच्छा, प्रदीप्ति ने जो है एक चीज़ मेंशन की कि फोर्थ ईयर में जब उनका फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, उन्होंने बैच वैच अपना ले लिया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक कर दिया। तो ये कितना ज़रूरी है कि आप कॉलेज एंड होते तो, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो वेट करते हैं कि पहले हमारा कॉलेज एंड होगा, एकेडमिक से हम फ्री होंगे, उसके बाद हम जो है 1-2 साल का ड्रॉप लेके आराम से प्रिपरेशन करेंगे। तो इज़ इट वर्थ कि आप जो है कॉलेज टाइम में ही अपनी प्रिपरेशन धीरे धीरे शुरू कर दें? आई थिंक अब कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जैसा आप बोले कि पीपल आर गेटिंग अवेयर कि हाँ, नर्सिंग इज बहुत अच्छा प्रोफेशन। सो मैं तो आई फील आई स्टार्टेड लेट, क्योंकि आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो थर्ड ईयर से सेकेंड ईयर से हमारे बैच में ही हमारे साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं एंड फिर वो हमसे ज्यादा बेटर आंसर दे रहे होते हैं। तो फिर फोर्थ ईयर में तो प्रिपरेशन एटलीस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए इफ यू आर सीरियस कि तुरंत जॉब लेना है बाद में। तो फिर आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड मूव, पहले से स्टार्ट करना चाहिए। तो आपको कहीं और वर्किंग रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी? आपने नहीं, मेरा अभी कॉलेज खत्म हुआ दिसंबर में, मेरा रिजल्ट बाहर आ गया था एंड फिर मेरा कॉम्पनसेशन थोड़ा 1-2 मंथ का था। तो फिर वो करते करते आई हैड
फ़रवरी तक मेरे सर्टिफ़िकेट्स मेरे पास थे, तो फिर अभी ये जीएमसीएच का फिर मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम बस दिया था। मैं नॉट सेट दे नहीं पाई थी बिकॉज़ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया था। तो जीएमसीएच वाज़ द फर्स्ट एग्ज़ाम दैट आई अटेम्प्टेड। ओके, तो इसके बाद भी कुछ प्लानिंग है कि अभी आपको जो है जीएमसीएच के बाद भी चलो उसमें जॉइनिंग होती रहेगी साइड वाइज, मैं दूसरे एग्जाम्स को भी, कोई पर्टिकुलर एग्जाम जो आपका ड्रीम जॉब हो, लाइक एम्स में या नॉर्सेट को क्रैक करना है, सीआरई को, या रेलवे में जाना है? मेरा नॉट सेट से थोड़ा लगाव है, तो हाँ, मैं नॉट सेट के लिए भी तो अभी प्रिपरेशन मैंने छोड़ी नहीं है, मैं पढ़ते रहूंगी। एंड हम्म। फिर नॉट सेट अगर हो जाएगा तो फिर एम्स दिल्ली मेरा ड्रीम है, तो फिर मैं उसके लिए अभी भी पढ़ना चाहती हूँ और मैं उसके लिए प्रिपेयर करूंगी कॉन्टिन्यूसली। ओके, चलो अच्छी बात है। उसमें सबसे अच्छी बात ये कि अब आप एटलीस्ट एम्प्लॉयड हैं और सिक्योर्ड एंड सेटल्ड होके जो है अब अपनी जितने चाहे आप अटेम्प्ट्स देंगे, प्रिपरेशन करेंगे जैसे चाहे, तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम आते हैं आपकी प्रिपरेशन जर्नी पे। तो बताइए सभी को कि एक सिलेबस आपका होता है, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को आप टारगेट करते हो, तो कितना सिलेबस कवर करना ज़रूरी होता है? कुछ बच्चे करते हैं कि भई सिलेबस में जो चीज़ें हार्ड लगती हैं उनको स्किप करके चलते हैं, फिर एग्ज़ाम में आपको फेस होती हैं, उसमें एक्सपीरियंस करते हो कि नहीं, स्किप नहीं करनी चाहिए थी। तो सिलेबस का पहले बताओ कि चाहे आपको हार्ड लगे, ईज़ी लगे, उसको कंप्लीट प्रिपेयर करना ज़रूरी कितना है, या फिर कुछ परसेंटेज प्रिपेयर करना ज़रूरी है? नहीं, अभी मैंने जो जीएमसीएच का एग्जाम दिया उससे मुझे रियलाइज हुआ, मैंने खुद कम्युनिटी और रिसर्च को थोड़ा बैक स्टैंड पे लगा के रखा था, क्योंकि सब जो बोलते हैं एमएसएन फंडामेंटल से सब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है तो उसको क्लियर कर लेते हैं। बट आई थिंक डिसाइडिंग मार्क्स जो होता है, द कट ऑफ जो क्लियर हो पाता है वो यही दो तीन सब्जेक्ट्स उससे होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, कम्युनिटी, रिसर्च और मैनेजमेंट। एंड मेरा भी वहां पे वीक था, मुझे ऐसे रियलाइज हो रहा था, वरना फिर और बेटर स्कोर कर सकती थी, मुझे ये रियलाइज हुआ, क्योंकि एमएसएन और फंडामेंटल्स के तो सब प्रिपेयर करके जाते हैं एंड फिर ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वो लोग कर लेते हैं, लेकिन कम्युनिटी और ये सब छोड़ना तो नहीं चाहिए। आई दैट इज व्हाट आई रियलाइज फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एग्जाम से, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चंस गलत हुए वो भी कम्युनिटी गलत हुए, रिसर्च के गलत हुए। तो फिर सारा सिलेबस करना, कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अभी कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है, तो फिर इट्स वेरी क्रूशियल अभी इस पॉइंट पे। ओके, अब आप अपनी थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी इस जर्नी में जो आपने अपनाई कि कितने टाइम में प्रिपेयर कर लिया आपने? और उसमें आपकी पूरी रणनीति क्या थी? पूरी स्ट्रैटेजी क्या थी कि मैं इतने घंटे पढ़ती थी और सेल्फ स्टडी उसमें से इतनी होती थी और टीचर्स की गाइडेंस के अंडर में इतना पढ़ती थी लेक्चर्स से, ये सारी चीज़ें? मैम, मैंने फोर्थ ईयर में स्टार्ट किया था, तो फिर मेरे पास टाइम था कि मैं आराम से थ्योरी को टाइम दे सकती हूँ। तो जो मेरे सब्जेक्ट्स वीक थे, जहाँ पे मुझे पता है कि थ्योरी में मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है, जैसे एमएसएन हो गया, पीडियाट्रिक्स, कम्युनिटी, ये सब के लिए मैंने अच्छे से टाइम दिया, थ्योरी पहले मैंने कंप्लीट करी। और फिर मैंने हर जगह से सुना था कि एमसीक्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि एग्जैक्टली exactly कौन से थ्योरी को टारगेट करना है। तो फिर मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, इवन दो मैंने उसका थ्योरी पहले नहीं पढ़ रखा है, मुझे इवन दो नहीं पता कि उस आगे क्या पढ़ना है उसमें। पहले मैंने कोई भी टॉपिक के पहले एमसीक्यूज कवर किए, सो दैट मुझे रियलाइज हो कि ओके, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा ध्यान देना है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो फिर उससे मुझे एक जनरल आइडिया मिल जाता था, एंड फिर पता चल जाता था कि कौन से टॉपिक ज्यादा हाई यील्डिंग है, तो मैंने उस तरह से पढ़ाई की पहले। और लेकिन सब एमएसएन के लिए मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से थ्योरी पहले क्लियर की, जो जो वीक सब्जेक्ट से मैंने उसके पहले थ्योरी अच्छे से क्लियर किया, एंड मेरे पास एक साल टाइम था, तो मैंने वो धीरे धीरे करके ही पूरा किया है। और मैंने एंड में क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट करना स्टार्ट किया। और जब मैं क्वेश्चंस करती थी तो मुझे रियलाइज होता था कि ओके, इसका थ्योरी मुझे नहीं आता अभी भी, तो मुझे इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो उस तरह से मैंने किया। कितने घंटे पढ़ाई होती थी? मतलब डिपेंड करता है डेज पे, कभी कभी 5-6 घंटे हो जा रहे हैं, कभी कभी 1-2 घंटे ही हो रहे हैं, कभी कभी ऐसे 6-7 हो जा रहे हैं। तो मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ाई मतलब ऐसे नहीं कि डेली हुआ है 5-6 घंटे, बट मैंने ऐसे कंसिस्टेंट रखा कि हाँ ठीक है, मुझे एटलीस्ट 4 घंटे पढ़ना है। किसी दिन अगर एक हफ्ते में 2 बस हो पा रहा है, तो मैं आई विल मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट डे उसको मेकअप करूँ, जो भी मेरा पोर्शंस रह गया है, ताकि मैं कवर अप कर लूँ। मैं वीकली पोर्शंस डिवाइड करके रखती थी कि मुझे एक वीक में इस सब्जेक्ट का कितना खत्म करना है, तो फिर आई वुड मेक श्योर कि उस सब एंड तक वो खत्म होके ही रहे। ओके, तो एकेडमिक्स के साथ, कॉलेज के साथ वो सब मैनेज हो रहा था प्रॉपर्ली, या तकलीफ आ रही थी कि उसमें थोड़ा अलग करना पड़ रहा है, फिर प्रिपरेशन में थोड़ी अलग चीज़ें करनी पड़ रही हैं?
जब मेरा क्लासेस चल रहे होते थे थ्योरी के क्लासेस, तब तो मैंने प्रॉपरली ध्यान दिया, क्योंकि फोर्थ ईयर में ओबीजी सब्जेक्ट होता है जो कि इसमें भी आता है। तो फिर जब थ्योरी क्लासेस चल रहे थे तो उतना ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी हमारे ऐप के क्लासेस पे। मेरा मेन प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ जब मेरे क्लिनिकल पोस्टिंग्स चल रहे होते थे एंड जब मेरी इंटर्नशिप चल रही होती थी। तो उस टाइम पे मैं क्लिनिकल एरियाज में भी, अगर मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, तो मैं वीडियो देखने लगती थी, मैं क्वेश्चंस करने लगती थी। तो फिर मोस्टली मैंने क्लिनिकल के टाइम पे ही, जब मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, जब मेरा टेस्ट खत्म हो गया फोर्थ ईयर का, तब मैंने स्टार्ट किया था लेट फोर्थ ईयर के एंड में। मतलब मेरे पास था ऐप, मैं बीच बीच में देख लेती थी, बट मोस्टली क्लिनिकल्स के टाइम में मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। ओके। तो जीएमसीएच अगर एग्ज़ाम की हम बात करें तो इसमें आपके दो पार्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था, पार्ट वन पार्ट टू। तो पार्ट वन आपका थ्योरेटिकल बेस था और पार्ट टू थोड़ा प्रैक्टिकल बेस था। तो वो कितना डिफरेंट था, मतलब क्या उसमें उसी तरह की चीज़ें थी कि आपने कभी आपने पढ़ी होंगी, फेस की होंगी वो चीज़ें, वो प्रैक्टिकल्स, या कुछ अलग आपको देखने को मिला जो टफ लग रहा था कि ये क्या आ गया है? मोस्टली क्वेश्चंस में मुझे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं पता चला, पर पार्ट टू में क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजिंग थे। लाइक एक्सेप्ट टाइप के क्वेश्चन, इस जो मैंने इससे दो गलत भी क्वेश्चंस किया है, जहाँ पे मैंने नॉट को नहीं देखा तो आई मार्क्ड द रॉन्ग आंसर अननोइंगली। तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करके दे रखा था उन्होंने सेकंड पार्ट में। बट मोस्टली क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो हम लोग हमारे ऐप पे जैसे क्वेश्चंस आते थे, जो मैंने नॉर्मली रेगुलरली डीपीपी में सॉल्व किया है या फिर टेस्ट में सॉल्व किया है, वैसे ही क्वेश्चंस थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। ओके ओके। तो बच्चों को क्या वो टिप्स देना चाहेंगे जो एस्पिरेंट्स हैं कि इन चीज़ों को अवॉइड करना अपनी प्रिपरेशन में, अदरवाइज यू विल लीड टू फेलियर। आप फेलियर फेस कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को अपनाते हैं। मतलब कुछ ऐसी टिप्स, और किन चीज़ों को अपनाएं कि जिससे जो है उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, हाँ, आपकी सक्सेस जो है आपको डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं। तो मैम मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगी कि हम बहुत सारे, मतलब मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि हम कम्युनिटी, रिसर्च, मैनेजमेंट, इन सबको ध्यान नहीं देते हैं, जबकि अराउंड 10-15 क्वेश्चंस उससे बन जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा डिसाइडिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर इन तीनों सब्जेक्ट्स को इग्नोर ना किया जाए। उसमें भी बहुत लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें पता है कि पढ़ के जाने से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो उन तीनों सब्जेक्ट्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, जैसे कि और सारे सब्जेक्ट्स को हम देते हैं। तो उससे काफी ज्यादा स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। और बहुत ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना और बहुत ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करना। और अगर टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर ऐसे दुखी होके नहीं बैठ जाना। मतलब मेरा ऐसे कभी कभी दिन खराब हो जाता था कि अगर मेरा टेस्ट खराब हो गया है तो मैं पूरा नेक्स्ट डे पढ़ना ही बंद कर देती थी। तो वो करना इज नॉट अ गुड आइडिया। मतलब हम्म। कंसिस्टेंट रहना इज बेटर देन ऐसे परफेक्ट रहना। दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट टू एवरीबॉडी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे टिप्स दिए हैं जो हर टीचर आपको गाइड भी करता है, बट जब आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के मुंह से वो सारी चीज़ें सुनते हैं तो आपको एक अलग इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, ये प्रूवन चीज़ें हैं जो आपको भी अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई करनी है, फॉलो करनी है। तो आप सभी को कुछ इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, कि आप जो है किसी भी चीज़ को स्किप करके ना चलो, क्योंकि 100% वैसे भी हम कवर नहीं कर पाते हैं। बट 100% सिलेबस में से अगर आपने 80-90% सिलेबस कवर किया तो उसको बहुत अच्छे से करना, उसमें आपको चीज़ों को स्किप नहीं करना है। रिवीजन इज़ मस्ट। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज लगाना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपने जो थ्योरी पढ़ी है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, आप नहीं समझ सकते कि इनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन के अंदर। जब एग्जाम में अगर आप डायरेक्ट फेस करेंगे तो आप उसमें गड़बड़ ही करेंगे। तो उसके लिए पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो प्रदीप्ति, सबसे ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ जो डीमोटिवेट करती थी कि भाई मतलब ये चीज़ आपकी प्रिपरेशन के दौरान कंटिन्यूअसली चल रही है जिससे आपको लग रहा है कि नहीं, प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है, कोई ऐसा फैक्टर था? एक्स वाई जेड, वो कहीं से भी हो सकता है, फैमिली की तरफ से था या आपके कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसकी वजह से आपको लगता था कि ये मुझे जो है डुबा सकता है, या गाइडेंस की कमी, या कुछ भी ऐसा? आई थिंक मैम मेरे लिए तो जब कॉलेज खत्म होके जब हम घर पे आते हैं तो वो फेज होता है जब आपको एग्जाम आने वाले हैं, उसमें आपको स्ट्रेस होता है। फिर आपको ये भी होता है कि जॉब लेनी है, या फिर फैमिली प्रेशर होता है, सब आप पे काउंट ऑन कर रहे हैं कि आपने 4 साल पढ़ाई की होगी तो आपको पहले जॉब मिलेगी। आई थिंक वो फेज बहुत ज्यादा
स्ट्रेसफुल होता है, तो इसलिए हमारा एम यही होना चाहिए कि सबसे पहले जितनी जल्दी हो सके जॉब हो मिल सके। इसीलिए पहले प्रिपेयर कर देना इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट, कि आप पहले से ही 4th ईयर से प्रिपेयर करिए, ताकि आपका कॉलेज खत्म होते ही आप जो एग्ज़ाम निकालें वो क्रैक कर लें। क्योंकि जब एक एग्ज़ाम नहीं निकलता, दूसरा एग्ज़ाम नहीं निकलता, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। इवन फैमिलीज़ परेशान हो जा होने लगती हैं, फिर वो भी आपको क्वेश्चन करने लगती हैं। तो फिर वो फेज़ से ना गुज़रना पड़े किसी को, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए पहले से प्रिपेयर करके एक बार में ही निपटा दो, खत्म कर दो, सही रहेगा। ये बहुत अच्छी बात जो है प्रदीप्ति ने बताई है, और ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो है इंस्पायर करने वाली है डेफिनेटली, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इवन इफ़ यू आर रिपीटर, तो आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, वो आपने जो है इस कैंडिडेट के मुंह से सुना है। तो आप लोग, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आप सीरियस है अपनी प्रिपरेशन के प्रति, तो आप जो है इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच प्रदीप्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी स्टोरी से सभी कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आपसे मिलते थैंक हैं यू मैम। एक और सक्सेस स्टोरी के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए बाय बाय।